मैं हूं अनु शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आज हम लोग सुपर 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था कि सीरीज़ शुरू जरूर होगी, बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा हूं, कारण ये कि सिर्फ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके सामने नहीं आ पाया। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस लगातार कंटिन्यूएशन में रहेंगे और क्वेश्चन क्या क्या है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन को जूम करके आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन कौन कौन से आपको हेल्प करेंगे, वो क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही आराम से आप समझिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कायदे से सॉल्व करिएगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। हम एक एक क्वेश्चन का जवाब भी देते चलेंगे और समझाते भी चलेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने रखा हुआ है और ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो आप समझ लीजिए, अच्छे से समझिए कि क्या क्वेश्चन कहने जा रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो क्या कह रही है, वो आपको जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू होती है आपकी सिंपल कि माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यही एक फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू तो हाइड्रोजन है 1 रख देंगे तो बचा हमारे पास 13.6 डिवाइडेड बाई n का मतलब हुआ सेकेंड भाई एक्साइटेड पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो n की वैल्यू 2 होगी, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, यानी कि माइनस की 3 गिनती जो है केवल इसी में आ रही है। तो आंसर इसका फिर हमारे पास में कौन सा सही होगा, आंसर हमारे पास में सही हो जाएगा। वो आपको अच्छे से पता है कि आंसर हमारा कौन सा सही होगा, आंसर हमारा सी सही हो गया। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर चलिए, द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम 37 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 37 रुबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आप जान रहे हैं लास्ट में 5s1 आता है। तो मतलब हो गया कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, 0 l की वैल्यू हो गई, फिर 0 हो गई, m की l m हो गया और s में वैल्यू +½ होगी और +½ आंसर आपको केवल एक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका +½ 0 0 और +½ यानी कि सेकंड वाले का आंसर जो है वो ए सही आना चाहिए, मेरे हिसाब से ए सही आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएंगी। इन चीज़ों को बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिए, अच्छे से रखिए, है ना। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, इसके बाद चल लेते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यार ये तो बिल्कुल अभी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। कैसे करना है कि सबसे पहले आप E1 निकाल दो, यहाँ पर E1 इज इक्वल टू हो जाता है, E1 इज इक्वल टू माइनस का 2 पॉइंट कितना हो गया 2.178 इंटू 10⁻⁻18 हो गया और यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर अपॉन हो गया n स्क्वायर, ये एक फार्मूला लगा हुआ है। अब इसमें n1 निकाल दो और n2, यानी कि पहले E1 भाई एक n1 के लिए निकालना है और एक n2 के लिए आप निकाल लीजिएगा। पहले E1 निकाल देना, फिर आप E2 निकाल देना। जब E1 E2 दोनों निकल आए तो डेल्टा E निकाल देना और डेल्टा E जब आपका आ जाए तो डेल्टा E इज इक्वल टू हो गया HC अपॉन लैम्डा। सब दिया है, H भी दिया है, C भी दिया है, लैम्डा निकालना, डेल्टा E निकाल चुके होंगे तो लैम्डा आपका आ जाएगा। जो मेरा आंसर आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट करके रखी, यहाँ पर मैंने मेथड आपको बता दिया, मेथड एकदम एग्जैक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आंसर मेरा आ रहा है वो 1.2 समथिंग आ रहा है, तो मैंने फिर इस आंसर को सही माना। इसकी आंसर शीट लास्ट में लगी है, मैच आपको करवा देंगे, आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये दे रखा है। तो सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए आपको जब निकालना पड़ता है तो सेकंड बोहर ऑर्बिट में हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। सेकंड बोहर ऑर्बिट अगर चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल जो है वो ये आप MBR इज इक्वल टू होता है, MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, ये एक फार्मूला होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर हम आपको ये करें कि MB का होल स्क्वायर ले लेते हैं तो MB का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हुआ n स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर हो गया और नीचे आपका ये 4π स्क्वायर हो जाएगा, 4π स्क्वायर, ये r इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कंडीशन दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। तो अब काइनेटिक एनर्जी आप जान रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv स्क्वायर,
हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से वी स्क्वायर निकाल दीजिए, एम स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, सिंपल सा बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास हाफ, ये हमारे पास हाफ बचेगा, और हाफ का मतलब 4 दूनी 8, 8 वाली वैल्यू आ गई। तो पूछ क्या रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिट, यानी कि हाफ हो गया, यहाँ पर m हो गया, और इनटू वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी, कितनी आएगी वी स्क्वायर की वैल्यू, आपका आएगा एन स्क्वायर हो गया, फिर आ जाएगा आपका एच स्क्वायर, एन स्क्वायर आ जाएगा, और एन स्क्वायर के बाद आपका ये एच स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एम स्क्वायर आ जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल कर दीजिए, आपके सामने बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एम, ये बचना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर है, फिर इस कंडीशन में जो ये हिस्सा बचा हुआ है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों को सिंपल सा ये काम ये कर लेना है कि आपको फार्मूला रेडियस की पता है, तो रेडियस इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू एन नॉट। अब यहाँ पर एन नॉट की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट हो गई, देख लो यहाँ दिखाई दे रहा हूँ आपको, ए भाई सेकंड ऑर्बिट है तो यहाँ पर सेकंड रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि आर की वैल्यू आपकी ये वैल्यू 4 8 32, यानी कि फिर आंसर नहीं 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 रखिए, और 2 जब आप n इज इक्वल टू रखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू 4 8 32, 2 दूनी 4, तो यानी कि 32 वाला आंसर फिर आना चाहिए, फिर आंसर मेरे हिसाब से C आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है फिर आप C लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं C आंसर लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँच जाइए, बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ द रेडियल नोड्स इन द 3s एंड 2p रिस्पेक्टिवली आर कितना होगा, तो 3s में नोड कितने होते हैं देख लीजिए आप, 3s के अंदर नोड हो जाएंगे आपके 3 -0 -1 मतलब 2 हो जाएंगे, तो ये 2 हो गया, और 2p में कितने नोड हो जाएंगे, 2p के अंदर हो जाएगा 2 -1 1 मतलब 0, यानी कि ए आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो गया। अब चले आइए फटाक से जल्दी से चले आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आए। क्वेश्चन नंबर 6, विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विल हैव द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बोहर्स रेडियस, किसका रेडियस बोहर के रेडियस के समान होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे बेटर आपके पास में ऑप्शन ये है, सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक काम ये करें, रेडियस पहले लिखें, रेडियस कितना होता है, रेडियस इज इक्वल टू हो जाता है, आपको पता होना चाहिए ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में जेड आ जाता है, अपॉन में जेड आ जाता है। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोगों को करना क्या है कि इसकी मदद से हमें बोहर का रेडियस यानी कि n बराबर ऐसी वैल्यू रखें कि हाइड्रोजन का आंसर, यानी कि हाइड्रोजन का आंसर क्या आएगा, अगर हाइड्रोजन का निकाल तो आर नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, नीचे भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, तो फिर आंसर ओवरऑल तो ए आ गया ना, ए नॉट। तो ए नॉट कब आ सकता है, ए नॉट जब आ सकता है जब ऊपर हम लोग 2 रखें और नीचे 4 रखें, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाए और z की वैल्यू 4 हो जाए, तभी आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। और ये किस में पॉसिबल है, n का नंबर 2 हो और z का नंबर 4, केवल हमारे हिसाब से b वाले हिस्से में पॉसिबल हो सकता है। तो छठे का जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से फिर b आना चाहिए, यही इसी में ये संभावना हो सकती है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ़ द नाइट्रोजन एटम हैज़ द एक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, तो मतलब सब इलेक्ट्रॉन अगर एक ही में भर दिए गए तो एक ही इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम बराबर कभी भी नहीं हो सकते। पाउली रूल को ये एक्सक्लूड कर देता है, वायलेट कर देता है पाउली रूल को, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद द क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और इसको जवाब आपको मिलेगा, ये स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंटेशन देता है। तो यहाँ पर मैं स्पिन क्वांटम नंबर लिखे दे रहा हूँ, तो यानी क्वेश्चन नंबर आपका ये 8th भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अच्छे हैं, लगाइए ज़रूर। अब इसी के साथ आज शुरुआत कर दी है तो अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गोल्फ की वॉल है 200 की और है ना वेट है और स्पीड ये है। तो मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप इसको निकाल दीजिएगा। तो यानी कि मैं फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v लिखे दे रहा हूँ। अब आप आसानी से इसमें लैम्डा निकाल दीजिएगा। वेवलेंथ मेरे हिसाब से जो आ रही
मैंने कैलकुलेट करके रखी है वो 30 की रेंज में आ रही, तो आंसर इसका सी लगा लीजिए। आप भी इसे चेक कर लीजिएगा। वैल्यू में पुट करवा दे रहा हूँ, यहाँ पर 6.625 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, माइनस का 34 होता है। नीचे आ जाएगा मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास बॉल की दिया हुआ है 0, ये ग्राम में कर दीजिए 0.2 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है, 5 है, तो 5 का मतलब घंटे में है, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड करो 60 से, मिनट में हो गई, फिर डिवाइड कर दो 60 से, तो अब ये आपके सेकंड में आ गई। तो अब ये आंसर निकालिएगा, इसी रेंज में आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कैलकुलेटर से। द नंबर ऑफ द नोडल प्लेन, अरे पीएक्स में तो एक ही नोड होता है ना, सिंपल सी बात है। अगर पीएक्स ऑर्बिटल आप बना करके भी देखोगे तो पीएक्स ऑर्बिटल आप ऐसे बना सकते हो, इसका एक नोडल प्लेन आपको सिंपल ऐसा दिखाई देगा, एक नोडल प्लेन सिंपल ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो ये नोडल प्लेन हो गया, तो मतलब यहाँ पर मैं 10 का 1 लगा देता हूँ, एक ही नोडल प्लेन मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे हम लोग सीरीज़ में चल लेते हैं, और इस सीरीज़ में बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने छांट करके रखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद भी लग रही है। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट, ये दिख रहा है। तो ये तो ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन है, साफ है। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन, वो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन है 6 4 10 12 6 18 19, हाँ क्रोमियम का है, और ये ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन है। आप इसे एक्साइटेड का नहीं मानिएगा। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स एन एंड एल, एन और एल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो 4p हो गया, ये आपका 4s हो गया, ये आपका 3d हो गया, ये आपका 3p हो गया। तो सबसे पहले कौन आएगा, 3p, फिर 4s, पहले 3p आएगा, मतलब यानी फोर्थ वाला पहले आएगा, उसके बाद सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला, यानी कि ए ऑप्शन 12 में लग जाएगा। चेक कर लीजिए कौन लाइन से आ रहा है, किसका एनर्जी लेवल कम है, किसका ज़्यादा है, सिंपल आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा भैया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चले आइए 14 नंबर पे आइए कि फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़, ऑर्बिट डी के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, इसका मतलब 2 + 1 3 2 जा 6, यानी √6 अपॉन √6 और h/2π हो जाएगा 14 का आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द फर्स्ट यूज़ ऑफ द क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वॉज मेड बाई, अगर दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपको पता है बोहर ने दिया था, और बोहर ने ही इसके फार्मूले को बताया था। टाइम बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आज शुरुआत की कुछ टेक्निकल समस्याओं से जूझ रहा हूँ, वो निपटा दी है मैंने, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो मैंने निकाले हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको सबसे ज़्यादा आयरन में निकलेंगे, और आयरन में निकाल कर भी देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 लिख करके आप इसके 4s के 0 कर दीजिए, 3d में 6 कर दीजिए, तो 4 अनपेड आपके आ जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो जवाब आपके सामने है वो डी होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 17 पे चले आइए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s का मतलब हुआ 0 हो गया, तो सब 0 हो जाएगी वैल्यू। जब एल की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू द फोटॉन्स बोथ हैज़ वेव, तो आपको पता होना चाहिए कि ये E = hc/λ, hc/λ रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब इक्वेशन यही वाली सही होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्ट, एक्स रे की कौन सी करेक्टर नहीं है, तो एक्स रेज हमेशा ध्यान रखो कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड बाई, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, तो आंसर फिर नॉट लगा है, ध्यान रखिएगा, नॉट लगा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कौन सा होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 3p5 आ जाएगा, और 3p5 का मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये वाला अनपेयर्ड हुआ। यहाँ वैल्यू m की जो है वो 1 हो जाएगी, यानी कि l की वैल्यू तो 1 होनी है, तो m यहाँ 3 1 1, यानी कि आंसर नंबर 20 का जो है वो फिर C आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 1 भाई माइनस प्लस लिखा नहीं है, तो -1 0 +1, तो यहाँ पर मतलब तो यही हो गया कि सिंपल सा कि आंसर हमारा यही आना चाहिए। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द क्रोमियम, दुनिया जान रही है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ए वाला होगा। और 22 का चले आइए तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखते हैं, तो सी इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसी कंटिन्यूएशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आज छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ, लेकिन इसी के साथ कंटिन्यू करूँगा, और कंटिन्यूएशन आपका बना रहेगा, टूटेगा नहीं, चैप्टर वाइज चलेगा, है ना। इसी तरीके से 23rd पे द ऑर्बिटल
डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अबव प्रिंसिपल कहता है कि पहले 2s में पूरे भरे जाने चाहिए थे, लेकिन बी वाले में पूरे नहीं भरे गए, इसका मतलब यही आंसर फिर मेरा सही हो जाएगा। The wavelength of a spectral line for a electronic transition is inversely related to किससे रिलेट है, तो ये आप जानते हैं कि अगर मैं 24वें क्वेश्चन की आपसे बात करूं और डिटेल में बात करूं तो मैं सबसे बेटर आपको ये बता पाऊंगा कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो भाई स्पेक्ट्रल वेवलेंथ है, वो एनर्जी का रेसिप्रोकल होता है। तो एनर्जी का रेसिप्रोकल जैसी कोई चीज़ डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व द ट्रांजिशन, हाँ डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस ही निकाला जाता है। द वेलोसिटी से मतलब नहीं, न्यूक्लियर चार्ज है, सी पे लगा लीजिए, ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है और आंसर सी में मिला भी लीजिएगा। द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो यहाँ पर एक काम आप कर लीजिए, इसे 200 की जगह 2000 कर लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए E1/E2 इज इक्वल टू हो जाता है λ1/λ2/λ1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये निकल के आया कि 4000 ऊपर 2000 नीचे, एनर्जी में रिलेशन जो आएगा 4 यानी 2 आ जाएगा, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर 4000 नीचे 2000 मतलब 2 बार कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये वाला देख लीजिएगा। इसके बाद चले जाइए 26 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। इम्पॉसिबल कौन सा हो सकता है? इम्पॉसिबल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर L 2 है तो फिर M कभी भी 3 नहीं हो सकता, वो भी 2 ही होगा। तो 26 का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। 27वें क्वेश्चन पे आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैक्सिमम वेवलेंथ। आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट हैंड साइड में मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ आपके मेरे हिसाब से जो 27 क्वेश्चन है इसमें वेवलेंथ फिर रेडियो वेव की होनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में रेडियो वेव ही होती हैं। इसके बाद चले आइए सिंपल सा 28वां क्वेश्चन हमारा 28, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब द फोटोन बट नॉट इमिट अ फोटोन। क्या बात है, क्या बढ़िया क्वेश्चन, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। आ सकता है ये क्वेश्चन कि इसके बाद यानी कि 1s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि 1s के बाद अगर इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ किया तो इसकी जय हो जाएगी, यानी कि एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम। अभी पीछे देखा था, यह रिपीट कर गया है क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर 29 का भी आंसर मेरे हिसाब से फिर पीछे रिपीट किया, ए हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द एनर्जी लेवल को बताता है, साइज को बताता है, ओरिएंटेशन नहीं बताता है। मतलब हम एक बात करें कि इसका आंसर फिर ए आना चाहिए। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आज स्टार्टिंग में सुपर 25 टेस्ट सीरीज़ में डाले हुए हैं। तो सुपर 25 टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत है, इस शुरुआत को सपोर्ट करिएगा, इस शुरुआत को आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा। स्पीड बढ़ाऊँगा, क्वेश्चन भी बढ़ाऊँगा और ये हमारी सीरीज़ एज यूजुअल चलती रहेगी, इसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी। तो अनुज सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालिएगा, क्योंकि हो सकता है आप सोच रहे हैं कि अनुज सर ने झूठ बोला। नहीं, अनुज सर झूठ नहीं बोलते हैं, मेरी आदत में नहीं है ऐसा कुछ बोलना। तो इसलिए आप भरोसे के साथ बने रहिए। मैं आपको फिर लाऊंगा इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़ी हुई एक टेस्ट सीरीज़ और लाऊंगा 25 की, और फिर लगातार केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड सो ऑन चलती रहेगी टेस्ट सीरीज़। कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।